रोजमर्रा इस्तेमाल उपभोक्ता सामान सस्ते होंगे। इसके माध्यम की वर्ग की बचत बढ़ेगी। आगामी त्योहारों के सीजन में खरीदारी से बाजार को बड़ा लाभ होगा। मैं जीएसटी के परिषद द्वारा लिए गए कुछ प्रमुख निर्णयों का जिक्र करता हूँ। दरों की वर्गीकरण में सुधार किया गया है। इस वर्गीकरण में संबंधी विवाद कम होंगे। मुकदमेबाजी बाजार की करदाताओं को भी लाभ होगा। नागरिकों के सामान्य रूप से उपयोग आने वाली वस्तुओं पर जीएसटी की दरों को कम कर दिया गया है और कुछ ऐसे बिल्कुल समाप्त कर दिया गया है। लोगों पर टैक्स का बोझ कम होने के लिए एसेस को भी खत्म कर दिया गया है। पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाया गया है, जिससे कम जोखिम वाले आवेदकों के लिए 3 दिन के भीतर स्वचालित पंजीकरण हो सकेगा। सिस्टम विश्लेषण के आधार पर एक निश्चित समय में सीमा के भीतर प्रोविजनल रिफंड करना भी संभव हो पाएगा। हरियाणा कृषि राज्य है। मुझे खुशी है कि जीएसटी परिषद ने वर्तमान सुधारों में कृषि और किसानों दोनों ध्यान रखा है। मैंने माननीय केंद्रीय मंत्री वित्त मंत्री हमारे अनुरोध पर विचार करने और विशेष रूप से फसल अवशेष प्रबंध उपयोग होने वाले कृषि उपकरणों के जीएसटी दरों की कम करने का भी धन्यवाद देता हूँ। इनपुट्स जैसे कि अमोनिया, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड पर अब 5% जीएसटी लागू होगी, जिससे कि इनपुट लागत कम होगी और टिकाऊ कृषि पद्धतियों पर बढ़ावा मिलेगा। मैं जीएसटी परिषद द्वारा ट्रैक्टर और ट्रैक्टर पुर्जों पर जीएसटी की दरों की कम करने का भी स्वागत करता हूँ। आज इसमें 1800 सीसी से कम इंजन क्षमता वाले जो ट्रैक्टर हैं उन पर जीएसटी की दर 12% से घटा करके 5% की है, जबकि 1800 सीसी से अधिक इंजन क्षमता वाले ट्रैक्टरों के लिए दर 28 से घटा करके 18% की गई है। यह प्रगतिशील कदम किसानों के आधुनिक कृषि मशीनरी अपमानों के लिए प्रोत्साहित करेगा और खेती आधुनिकीकरण को बढ़ावा देगा। क्षेत्र में उद्योगों को उपयोक्ताओं को राहत प्राप्त करने के लिए जीएसटी दरों में युक्ति संघ बनाया गया है। धागे और कपड़े जैसे प्रमुख कपड़ा इनपुट्स जिन पर पहले 12% जीएसटी लगता था, उन पर अब 5% होगा। सिलाई मशीन पर भी जीएसटी 18% बढ़ा करके 5% किया है। इन कटौतियों का उत्पादन लागत काफ़ी कम आएगी। छोटे और मध्यम उद्यम मजबूत होंगे और इन क्षेत्र में अधिक रोजगार पैदा होंगे। आवश्यक जीवन रक्षक दवाइयों पर जीएसटी 12% से घटा करके 0 कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त डायोग्राफिक किट जैसे ग्लूकोमीटर और रिजेंट पर भी जीएसटी 5% कर दिया गया। उपायों और इलाज की लागत में उल्लेखनीय कमी आएगी। विशेषज्ञ से देखभाल आवश्यकताओं वाले रोगियों को सीधी राहत मिलेगी। जीवन में स्वास्थ्य बीमा जीएसटी 18% से घटा करके 0 कर दिया गया है। इससे प्रीमियम की लागत कम होगी। परिवारों को अधिक वित्तीय सुरक्षा और अधिक किफायती उपचार भी मिलेगी, पहुंच भी मिलेगी। छोटी कारों पर पेट्रोल के लिए 12 सीसी तक, डीजल के लिए 1500 सीसी तक इंजन क्षमता वाली कारों के जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दी गई है और यही 18% से घटाकर 350 बब तक इंजन क्षमता वाले मोटरसाइकिलों पर भी लागू होगी। हालांकि लग्जरी एसयूवी और बड़ी कारों का जीएसटी बढ़ाकर 40% कर दिया गया, लेकिन इन कारों का सेसेस हटाने पहले ही तुलना पर बड़ा बोझ कम हो गया है। इन बदलावों के माध्यम से वर्ग के छोटी गाड़ियां अधिक किफायती हो जाएगी और ऑटोमोबाइल क्षेत्र में मांग बढ़ने की उम्मीद है। इनसे बढ़ाकर के हमने 18% कर दी गई है, जिसके निर्माण लागत कम होगी। हरियाणा में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास और मकान बनाना आसान हो जाएगा। उच्च हितकारी वस्तुओं की दरों में भी युति संघ बनाया गया है। तंबाकू उत्पादों, पान मसाला, सिगरेट और जीएसटी 40% तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। इस उपाय के उद्देश्य हानिकारक उत्पादों को खपत को ऐतिहासिक करने के लिए सार्वजनिक कल्याण के लिए उच्च राजस्व उत्पन्न करना भी है। जीएसटी हमारी प्रणाली को सरल पारदर्शी बना दिया है। इन राज्यों में बीच व्यापार आने वाली बाधाओं को दूर किया है और एक राष्ट्र एक कर एक बाजार की परिकल्पना को साकार किया है। वर्ष 2017 में जीएसटी ढांचे को सरल और तर्क संगत बनाने के लिए लगातार प्रयास किए गए हैं। इसके लिए हरियाणा कर आधार पर विस्तार हुआ है। जैसे जीएसटी संग्रह बढ़ती हुई है, हरियाणा का शुद्ध जीएसटी संग्रह 2018-19 में
18,910 करोड़ रुपए से बढ़कर 2024-25 में 39,743 करोड़ हो गया है। अब यह 110% की वृद्धि करता है। अपनी अपेक्षाकृत छोटी आबादी आकार के बावजूद हरियाणा एक अग्रणीय संग्रहण करने वाले राज्यों के रूप में उभरा है। 2014 जी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब देश की बागडोर संभाली, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर आर्थिक तौर पे हम 11वें स्थान पर थे। उसके बावजूद आज प्रधानमंत्री उसको लेकर आज चौथे स्थान पर लेकर आए हैं। और जब आज हिंदुस्तान ऐसी स्थिति में, उस टाइम ये मजबूरी थी जीएसटी लगाया, क्योंकि 11वें स्थान से चौथे स्थान पर लेके आना। आज हम भारत को तीसरे स्थान पर, बहुत जल्दी हिंदुस्तान तीसरे स्थान पर है। इन लोगों आप देश को, हम क्या, आप भी एक पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार सम्मान करता हूँ, क्या देश का कोई नागरिक ये चाहेगा कि हम 11वें स्थान से 14वें पे आए, 18वें पे आए? क्या कितनी बड़ी उपलब्धि, हम 11वें स्थान पे चौथे स्थान पे आए हैं। मंत्री जी सीधा सा सवाल क्यों लिखना है? हाँ। 2017 में माननीय प्रधानमंत्री ने कहा, माननीय साथी की वही बात, अब लगभग आपकी वही बात है। जब मैं कह रहा कि 2014 से पहले देश किस स्थान पर था, आज हम चौथे स्थान पर आर्थिक तौर पर आए हैं। वो प्रधानमंत्री की सोच है, उनका विजन था कि हिंदुस्तान को हमने तीसरे स्थान पर हम लेके आना है। तभी उस टाइम जीएसटी बढ़ाया था, लेकिन आज कितनी बड़ी राहत दी है आपने। विशेष तौर से मध्य वर्ग का जो गरीब व्यक्ति है उसको सबसे बड़ी राहत मिली है। किसान को कितनी बड़ी राहत मिली है। जो लग्जरी गाड़ियां हैं उनको तो मान ले तो पैसे वाले व्यक्ति 40% को सहन कर लेंगे, लेकिन आज किसान है उसको आज घटा करके कितना कम उसको किया है। घोषणा तो हो गई है, ये धरातल पर कब तक लागू होगा? 22 तारीख से लागू हो गया मेरे तो। मंत्री जी, मेरा एक सवाल है। आप जीएसटी को लेकर के, रिफॉर्म्स को लेकर के बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन पूरे देश में, पूरी स्टेट्स में पिछले 10 साल में 3.5 गुना खर्च बढ़ गया है, जिसको लेकर के कैग ने बड़ी चिंता व्यक्त की है। और जब आप जीएसटी गिरा रहे हैं तो इसका मतलब आपके पास पैसा है, तो वो स्टेट को क्यों नहीं जा रहा है? इसलिए चाहे केंद्र सरकार है, चाहे प्रदेश सरकार है, गवर्नमेंट लोन लेती है। लोन लेकर के आप उसका कैग की रिपोर्ट में तो ये भी देखेंगे जितना लोन केंद्र सरकार ने, प्रदेश सरकार ने लिया, क्या उसको रिवर्स कितना किया है, कितना ब्याज दिया, कितना नहीं, नहीं, इसमें हर आपकी रिपोर्ट में मिलेगा कि प्रदेश सरकार ने इतना लोन लिया, इतना हमने अदायगी की, इतना ब्याज कुछ किया है। उसमें नहीं, उसमें मूल और ब्याज दोनों की आपको रिपोर्ट मिलेगी। उसी संदर्भ को, उसी चीज को देखते हुए जीएसटी का जो ये शिगुफा है, ये कांग्रेस पार्टी का दोस्तों कोई जनाधार नहीं है। राहुल गांधी ये तीसरा उनका स्टेप है। सबसे जो पार्लियामेंट के चुनाव से पहले उन्होंने कहा था और पूरे देश में संविधान की कॉपी लेकर दौरा किया था कि यदि देश में बीजेपी की 400 सीट आई तो संविधान समाप्त हो जाएगा, आरक्षण समाप्त हो जाएगा। उसमें फेल हुए। और इस बात का आपका मित्र, आपका भाई गवाह है। जब मैं राज्यसभा में था तो प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में एक चिट्ठी पढ़ी थी, आप गूगल पर चेक कर लेना, 27 जून 1961 की। उस चिट्ठी में तत्कालीन प्रधानमंत्री जो पंडित जवाहरलाल नेहरू सभी प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को उस चिट्ठी में ये लिखा था, प्रधानमंत्री श्रीमती नरेंद्र मोदी जी ने ये पढ़ा था, उन मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी में लिखा था कि 1947 में देश आज़ाद हुआ, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने आरक्षण दिया, अब लोग सामर्थ्य हो चुके हैं, क्यों न आरक्षण को समाप्त कर दिया जाए। लेकिन कांग्रेस के लोगों ने उसको एडिट करके चलाया कि नरेंद्र मोदी जी आरक्षण को समाप्त करना चाहते हैं। उसके बाद उन्होंने वोट चोरी करने का आरोप लगाया। तो साथियों, आप 2019 की बात लेंगे तो देश में कांग्रेस पार्टी की 52 सीट आई थी, लेकिन आज 2024 में इनकी 99 सीट आई है। जहां तो इसलिए वोट चोरी होती तो 52 से 99 सीट नहीं आती। इसलिए समय समय पर ये इस प्रकार की बात करते हैं। और अब तीसरी बात उन्होंने छेड़ी कि मैं बहुत जल्दी हाइड्रोजन बम में फोड़ने वाला हूँ। तो पूछने वाला हो, 17 तारीख से पहले 16 तारीख को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब देश को संबोधित किया था तो प्रधानमंत्री क्या बाइट में देखें, प्रधानमंत्री ने कहा था कि हिंदुस्तान आज सुरक्षा दृष्टि से इतना ताकतवर देश हो चुका है
कोई दुश्मन देश वो परमाणु बम का भी हमारे ऊपर प्रयोग करेगा तो हम तब भी डरने वाले हैं। जब प्रधानमंत्री परमाणु बम की बात करते हैं, हाइड्रोजन बम क्या होता है, तो इसलिए उसको बोलने का राहुल गांधी को ये नहीं पता बोलना क्या है और उसका भविष्य में वोट क्या तो दिख रहा कटे है। हैं। तो मैंने कहा कि कांग्रेस की 2019 सीट थी तो 99 कैसे आई, सीट बढ़ गई नहीं है 24 में, तो वोट चोरी होती तो 52 से 99 MP क्यों बनते इनके। मंत्री जी, हाँ, आप देश की सुरक्षा की बात करते हो, हरियाणा का हर जवान बिना युद्ध के शहीद हो रहा है, हर दूसरे दिन शहीद की खबरें आती है। इसलिए आपने सवाल किया दोस्त, मैं आपके सवाल का सम्मान करता हूँ। मैं आपको अतीत में ले जाना चाहता हूँ। कारगिल का युद्ध हुआ था और अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे। कारगिल के युद्ध से पहले कोई देश का जवान शहीद होता था उसका संस्कार उसी स्थान पर कर दिया जाता था। केवल मिलिट्री के 5 लोग उसकी ड्रेस और बक्सा लेकर घर आते थे, लेकिन कारगिल के युद्ध में उनको राष्ट्रीय सम्मान के साथ उनका संस्कार किया, पैतृक स्थान पर किया। और उस टाइम की जो हमारी बहन विधवा हुई उनको उस समय 10 लाख रुपये आर्थिक सहायता परिवार को, पेट्रोल पंप गैस एजेंसी दिए। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने माननीय मनोहर लाल का विशेष तौर से धन्यवाद करता हूँ। उस टाइम में 2014 में कैबिनेट मिनिस्टर उनके साथ पूरे देश में सबसे पहले हरियाणा में किया था। तो हरियाणा प्रदेश का जवान देश की रक्षा करते हुए शहीद होगा तो उसको हमने 50 लाख रुपए परिवार को सहायता दी थी, सरकारी नौकरी दी थी। इतना ही नहीं, 1965-1971 की लड़ाई की आपके बात करता हूँ। 1965-71 के बाद कितनी 2 सरकारें बनी है, किसी ने शहीद परिवारों को पूछा नहीं था। माननीय मनोहर लाल ने कहा कि उनको ढूंढो कि कितने परिवार हैं, लगभग साथियों मुझे आज भी ध्यान है शायद 295-93 परिवार थे। हमने उनके रिश्ते नाते के जो भी लोग मिले उनको नौकरी दी। आज प्रधानमंत्री देश का जवान को शहीद होता है 1 करोड़ परिवार को सहायता राशि और सरकारी नौकरी। हरियाणा में भी नायब सैनिक इस प्रकार देते हैं। हमने यहाँ तो भी अग्निवीर जो जवान है जो कांग्रेस ने विरोध किया था, कोई अग्निवीर जवान भी देश के लिए शहीद होता है, हम उसको भी 1 करोड़ की परिवार को सहायता राशि देंगे। हम शहीदों का सम्मान नरेश सिंह चौटाला का सीधा कहना है कि जो तंबाकू पे तंबाकू हरियाणा में उसका एक प्रतीक है प्रतिष्ठा का, किसानों का, आम जनमानस जो हरियाणा का वो ज्यादा प्रयोग करता है। तो जो GST 40% तंबाकू तो बढ़ाने का ये किसान विरोधी है। इसके लिए तंबाकू उसके ऊपर GST बढ़ाया तो पूरे देश का और हरियाणा प्रदेश में जो प्रधानमंत्री चाहते हैं आज का जो उज्जवल भविष्य हमारे युवा पीढ़ी है, तो हमारा देश चाहे शिक्षा की दृष्टि से तो कोई भी देश है, शिक्षा की दृष्टि से पहचान होती है। और जो हमारी युवा पीढ़ी है तो देश का उज्जवल भविष्य है। उनके स्वास्थ्य के लिए क्या मैं पूछता हूँ कि तंबाकू पीना शरीर के लिए हानिकारक नहीं है, सिगरेट बीड़ा पीड़ी हानिकारक नहीं है। इसलिए बड़ा है कि जिसको कोई आदत है वो 40% जो टैक्स की तंबाकू उसको भी पी लेगा, लेकिन जो आम जरूरत जो सामान्य साधन जो आम जरूरतमंद रसोई का सामान है, जो गरीब आदमी का जरूरत है, उसको हमने 0 तक किया है। मंत्री जी, पेट्रोल डीजल और गैस के दामों में GST कब कम होगा? सीधा सीधी राहत इसके लिए दोस्तों आप ये समझते हैं डीजल और पेट्रोल इम्पोर्ट भी होता है, लेकिन इसमें जो प्रदेश की सरकारें होती हैं उस पर टैक्स करने का अधिकार प्रदेश सरकार है। कोई प्रदेश सरकार अपना टैक्स कम करके रेट कम कर सकती है। उम्मीद करें हरियाणा की जनता कुछ रेट कम होगी। इसके लिए मैंने पूरे देश के लिए कहा है कि कोई प्रदेश की सरकार को अपना अधिकार है पेट्रोल डीजल के ऊपर टैक्स कम कर ले।